नमस्कार। 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे खुलते स्कूल खतरे की घंटी। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले तक देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही थी, जिसके बाद कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया, लेकिन एक बार फिर से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पंजाब और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें कुछ ऐसे ही बयां कर रही हैं। लुधियाना के 2 स्कूलों में 20 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये हाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के 3 स्कूलों में 11 स्टूडेंट्स संक्रमित पाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग थम सी गई है। स्थिति सामान्य होते ही कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था। तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्य सरकारों की कोविड गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए। बता दें, इसके बावजूद बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। और वहीं यूपी में अगर बात करें तो 16 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक लोहिया संस्थान से डॉक्टर दीपक कपूर और GPWS गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर के संस्थापक मनोज कटारिया जी। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख करेंगे मनोज कटारिया जी आपका। किस तरह से ये डिसीजन सही लग रहा है? कहीं जल्दबाजी तो नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी रिटन में परमिशन दी है, उसके बाद ही बच्चे स्कूल जाना शुरू किया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद अब कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बच्चे कोरोना पॉजिटिव। कॉमन जहाँ तक बात स्कूल खोलने की थी, जिस समय ये डिसाइड किया गया था कि स्कूल खोलने, उस समय ये लग रहा था कि जो कोरोना के केसेस हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं और 16 अगस्त तक आते आते शायद ये बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक उछाल सा आया है कोरोना केसेस में, तो ये थोड़ा सा इस समय सोचने का मुद्दा हो गया कि अभी स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। हालांकि जो यूपी में स्कूल खुल रहे हैं उनका सिर्फ 9th क्लास से लेकर 12th तक के लिए खुल रहे हैं, और उसमें भी दूसरा ये रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर स्कूल में बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही आएंगे। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे इतने थोड़े सेंसिटिव हैं, जल्दी किसी बीमारी को पकड़ सकते हैं या कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उनके लिए ये एक और ऑप्शन रखा गया कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ऐसे में वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि 9th और से लेकर 12th तक ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अच्छा था कि 16 तारीख से स्कूल खुले। लेकिन जैसे अभी केसेस आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं या छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तो उसको देख कर डर लगता है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको डिले कर दें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए थे कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम करके बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब से 20 बच्चे, छत्तीसगढ़ से 11 बच्चे, इस तरीके से अगर धीरे धीरे बच्चे कोरोना पॉजिटिव होते जाएंगे तो स्कूल खोलने का कोई फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर दीपक का रुख करेंगे। डॉक्टर दीपक, अब जब बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका दिखाई दे रही है, आहट सुनाई दे रही है, अब किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो पहले कहा गया, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और तमाम गाइडलाइंस भी पारित किए गए हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर लेके बाकायदा स्कूल बच्चों को बुलाया, लेकिन अब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके के इंतजाम देखे जा सकते हैं और उनको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हाँ कोमल जी, धन्यवाद मुझे इस चैनल पे आमंत्रित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं कुछ चीज़ें ये जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार को बच्चों के लिए स्कूल खोलने से पहले कुछ बातों पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो अभी भी जो कोविड के केसेस हैं पूरे देश में करीब इनकी संख्या 40,000 के आसपास ही बनी हुई है, और जो डेली का डाटा है इसके आसपास में ही रह रहा है। सोमवार या मंगलवार को, प्रति सोमवार या मंगलवार को ये डाटा रिलेटिवली कम आता है। शायद ये रविवार का असर होता है जिसमें लोग घरों से कम बाहर निकालते हैं और अपनी जांचें भी कम करवाते हैं, लेकिन अमूमनतया कमोबेश ये स्थिति अभी भी बनी हुई है जिसमें 40,000 के आसपास केसेस हैं। इसमें हमें 2 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं वो केवल एडल्ट्स हैं और उनको एक तरीके से बीमारी के प्रति एक सुरक्षा मिल रही है, लेकिन वो लोग कैरियर के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं और वो बच्चों को ये रोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। हो सकता है हम में से कई लोग जो एडल्ट्स हैं उनको ये बीमारी हो लेकिन उनके अंदर लक्षण ना हो या नॉर्मल फ्लू के लक्षण हो, लेकिन ये स्कूल जाने वाले बच्चों को ये बीमारी दे सकते हैं, और शायद ऐसा ही हो रहा है जिन राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं।
इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम स्कूल खोल दे रहे हैं तो जो बच्चों के माता पिता हैं जरूर उनसे कंसेंट लिया जा रहा है, लेकिन जो माँ बाप अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं उनके लिए एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो जा रही है कि क्या करें, बच्चे को बचाएं या स्कूल भेजें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो ये एक अननेसेसरी का उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी हमारा देश पीडियाट्रिक इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन बच्चों के सुरक्षा इंतजामात को लेकर अगर ये कोविड की महामारी अगर विकराल रूप लेती है तो हम निश्चित रूप से बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ना हमारे पास इतने पीडियाट्रिक आईसीयूज हैं, ना हमारे पास इतने पीडियाट्रिक केयर गिवर्स हैं, ना हमारे पास इतने पीडियाट्रिशियंस हैं। तो मेरा अनुरोध है हर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि जब तक हमारे ये जो रेट है, जो ट्रांसमिशन रेट है और जो R0 है, वो जब तक माइनस में नहीं आ जाती है और प्रत्येक राज्य में, केवल कुछ राज्यों में नहीं, जैसे केरला, महाराष्ट्र और पूरे देश में जब तक ये संख्या बहुत ही कम नहीं हो जाती, तब तक किसी भी भांति से स्कूल खोलने से बचना चाहिए। मनोज जी, जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया था, पेरेंट्स ने भी बच्चों को परमिशन दी, फिर बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन अब जब तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही है कि बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं, पेरेंट्स की तो चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि ये उनके लिए दुविधा हो गई। जैसा कि डॉक्टर दीपक ने कहा कि एक धर्म संकट सा हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान थे, अब स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है। किस तरीके से अब मैनेज किया जाएगा इसको? देखिए, अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि अभी तो ये था कि 16 तारीख से सिर्फ 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, और वो बेसिक यही रहा होगा उनके मन में कि जो 9 से लेकर 12 तक होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो डेफिनेटली इसलिए उनको क्लासेस दी गई हैं और छोटे बच्चों को भी बाहर किया गया है कि वो भी स्कूल में नहीं आए। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि हम लोग अभी तैयार ही नहीं है, हमारे पास इतने पीडियाट्रिक ICU भी नहीं है। तो उस स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों की जो क्लासेस हैं, जो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा कि 6 से लेकर 8th क्लास तक, अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार की प्रवक्ता हैं मिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 6 से लेकर 8 तक 1 सितंबर से खुले जाएंगे। तो अभी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या तो वैक्सीनेशन बच्चों की स्टार्ट हो जाए, तब कुछ फ़ायदा हो सकता है कि कभी स्कूल भेज सकते हैं, या फिर बच्चों को अभी नहीं बुलाया जाए। लास्ट ईयर भी इस तरह की चीज़ें आई थी, आप देखिए जब पहली लहर थी उसमें जब वो कम होने लगे थे, तब भी सरकार ने थोड़ा सा प्रेशर डाला था पेरेंट्स की स्कूलों के ऊपर कि आप खोलिए और बच्चों को बुलाइए। लेकिन पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि आज मैं देखता हूँ कि नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर में शायद कोई स्कूल होगा जिसमें बच्चों को बुलाया गया था, और वो भी इसलिए बुलाया गए थे जब तक स्कूल वाले उनको थ्रेट कर रहे थे कि आप नहीं आएंगे तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे, टेस्ट में मार्क्स नहीं देंगे, या फिर हम आपका नाम काट देंगे। तो इस तरह की जब आप थ्रेट्स देते हैं पेरेंट्स को या बच्चों को, तो वो बेचारे मजबूरी में आते हैं। लेकिन पेरेंट्स पूरा जो पहली लहर थी उसमें बिल्कुल तैयार नहीं थे। दूसरी लहर में भी हम देखते हैं अभी पेरेंट्स पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनका यही कहना है या तो अभी थोड़ा सा इस बात को टाल दिया जाए, या फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, क्योंकि ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं है तब तक बच्चों को बुलाना खतरे से खाली नहीं है। मनोज जी, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स का सोचना होता है कि स्कूल जब प्रेशर बना रहा है फीस के लिए और हमें वही फीस देनी है, तो उनकी कहीं ना कहीं ये भी सोच देखी गई तो फिर हम क्यों ना फिजिकली पढ़ाई करवाएं। कई पेरेंट्स की ऐसी भी सोच देखी गई कि घर पर बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन ठीक से नहीं पढ़ रहे, हम फीस भी पे कर रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, और इस तरह से भी बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जब कोरोना पॉजिटिव बच्चे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी इसमें एक कारण बनता नजर आ रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कोमल, कि जो स्कूल बुलाने का मकसद था, जैसे मैंने कहा लास्ट सेशन में हमने देखा था, सबसे बड़ा मकसद स्कूल में बुलाने का ये नहीं था कि वहाँ पढ़ाया जाए या उनका एग्ज़ाम लिया जाए। सबसे बड़ा मकसद एक था कि पेरेंट्स फीस देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था, कुछ तो एक तो प्रॉब्लम थी उनके साथ, दूसरा ये था कि जो कोरोना में हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा है हमारी, वो पूर्णतः उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक फिजिकल क्लासेस में होती है, ये स्कूल में है जाके बच्चा करता है। तो उनका पेरेंट्स का भी ये कहना था कि आप हमसे ट्यूशन फीस ले लीजिए, आप जो है जो एनुअल चार्जेस हैं, क्योंकि स्कूल का खर्चा कम से कम हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए और ट्यूशन फीस ले लीजिए। लेकिन स्कूल को ये लग रहा था कि अगर स्कूल खुलेंगे तो पेरेंट पूरा पैसा देंगे, और स्कूल बंद रहेंगे ऑनलाइन के नाम पर, फिर पेरेंट्स शोर मचाएंगे या एजिटेशन करेंगे कि इतनी फ़ीस क्यों ली जा रही है। तो शायद एक ये भी होता है कि गवर्नमेंट इस प्रेशर में भी हो सकता है स्कूल के कि अगर हम स्कूल खोलते हैं तो फीस आएगी।
मेरा अपना मानना ये है कि हमें इस अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और एक तो मेडिसिन, जहाँ तक मुझे लगता है, सुनने में आया है कि शायद कोई कंपनी, जायडस, आई थिंक सो, कि जायडस शायद बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार कर रही है, वैक्सीन तैयार कर रही है। उसके आने के बाद या कुछ इंतजार करने के बाद, जब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब वो रेट निगेटिव में आ जाएगा, तो हम स्कूल खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर दीपक, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं, जायडस एक वैक्सीन तैयार करी, बच्चों की वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें तो यही कहा गया था कि सितंबर के पहले सप्ताह से बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही अब बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलता हुआ ज़्यादा नजर आ रहा है। जी जी, देखिए, केवल जायडस ही नहीं, कई कंपनियां हैं जो बच्चों के वैक्सीन बनाने पे ऑलरेडी कार्य कर रही हैं। और जो हमारी अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन है, उसमें भी 12 से 16 साल के बच्चों के ऊपर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, जिसके सितंबर के अंत तक पूरे हो जाने की और शायद सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के पहले हफ्ते में 12 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो इसको हम फेज वाइज कर सकते हैं। अमूमन 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो सारी हायर क्लासेस में हैं, तो अगर उनका वैक्सीनेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक हद तक उनकी क्लासेस, जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, वो खोल पाना आसान होगा। और हम अगर सितंबर या अक्टूबर में उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं तो मान के चलें कि अगले जो 6 माह हैं उनमें हम शायद उनको स्कूल भेज पाने में कामयाब होंगे, और काफी हद तक जो स्थिति है पूरे विश्व में, वो भी एक तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जहां तक सारे वायरस डिजीजेस का सवाल होता है, वो ओवर द टाइम अपनी पोटेंशियल लूज करते हैं। ये एक कॉमन ट्रेंड होता है सारी तरह की वायरल डिजीजेज में। इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग को एक तो बढ़ाना होगा हमें, देखने के लिए कि हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो डेल्टा प्लस के केसेस अभी भी नहीं है, और इंडिया में जो दूसरी लहर थी उसमें मुख्यतः डेल्टा वायरस के ही मामले थे जो बाकी देशों में नहीं थे। तो मेरा पर्सनल रूप से ये मानना है कि भारत में तीसरी लहर शायद ना आए, ये मेरा पर्सनल रूप से मानना है। हालांकि कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद तीसरी लहर को उस तरीके से नहीं झेलेगा जैसे अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जैसे ये फैला हुआ है। हालांकि वहां भी मृत्यु दर काफी कम है अगर पहली या दूसरी वेव की बात करें तो निश्चित रूप से हमें 12 से 16 साल की वैक्सीन बिल्कुल लगभग तैयार है, और अगले 1 से 2 माह के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन हम स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद क्लास 6 ऑनवर्ड क्लासेस जनवरी से या फरवरी से स्टार्ट की जा सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है तब तक जरूर बचना चाहिए। डॉक्टर दीपक, जिस तरह से तीसरी लहर को बात करते हैं हम उसको लेकर, तो तीसरी लहर को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह कहा जा रहा है कि ये जो बच्चों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हो सकता है ये तीसरी लहर की ही आहट हो। लेकिन ऐसे में अगर हम बचाव को लेकर बात करते हैं, ये भी कहा गया है कि तीसरी लहर अगर दस्तक देती है तो इतनी ज़्यादा हावी नहीं होगी, हल्की रहेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे किसी भी तरीके से बिहेव करते हैं, हम उनको अगर रूल्स बताते हैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है स्कूल भेजेंगे तो टीचर्स को ही उसके लिए जागरूक करना होगा। तो ऐसे में बिल्कुल, और इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होगी मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा भूमिका माता पिता की और केयर गिवर्स की है, स्पेशली जो स्कूल के टीचर्स, बस ड्राइवर्स, वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो एक तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना होगा कि अगर बच्चों को हमें स्कूल खोल रहे हैं तो जो हम एक बायो बबल की बात करते हैं, वो बायो बबल बच्चों के स्कूल के लिए बिल्कुल सिक्योर करना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बच्चों की आबादी भी लगभग 30% के आसपास है जो लोग जिनको अभी वैक्सीनेट किया जाना है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें एक बायो बबल क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें बच्चा अगर घर से निकल रहा है तो उसके वैन ड्राइवर या बस ड्राइवर से लेके उस स्कूल के जो कर्मचारी हैं, उस स्कूल का जो गार्ड है, उस स्कूल की जो आया हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सारे के सारे वैक्सीनेटेड हों और उनकी रूटीन स्क्रीनिंग बहुत ही गहन तरीके से होनी चाहिए, तभी हम इसको रोक पाएंगे। बच्चों को आपस में मिलने से रोक पाना या उनको खेलने कूदने से रोक पाना, ये मुझे लगता नहीं है किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल रूप से प्रासंगिक है। हम उनको आपस में मिलने जुलने से नहीं रोक पाएंगे, ये मेरा पर्सनल रूप से ऐसा मानना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम बच्चों की वैक्सीन लेके नहीं आ रहे हैं तब तक हमें स्कूल खोलने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अगर बायो बबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घर से पेरेंट्स से शुरुआत की जाए, स्कूल के प्यून तक हर कोई जागरूक हो, वैक्सीनेटेड हो और रूल्स रेगुलेशंस पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो, तो ये संक्रमण एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और कम से कम इसकी प्रसार दर को तो बिल्कुल ही कम किया जा सकता है। और हर देश, आप देखिए, इतना बड़े ओलंपिक का आयोजन हुआ जिसमें हजारों लाखों की संख्या में एथलीट थे, सारी तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जा रहा है, और ये सब बायो बबल के कॉन्सेप्ट भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये जो भी आयोजन है ये एक टाइम लिमिट में बंध के होते हैं। स्कूल खोलना ये टाइम लिमिट में बंध के नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक बार स्कूल खुलेंगे तो वो चलेंगे, तो लगातार बायो बबल को बनाए रख पाना कितना प्रासंगिक होगा, ये भी माता पिता को, बच्चों को और प्रशासन को, तीनों को सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर ये बायो बबल कहीं भी टूटा तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। मनोज जी, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस देखे गए, फर्स्ट वेव में इतना ज्यादा आतंक देखा गया, फिर ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन लिया गया, और कई पेरेंट्स की ये शिकायत आई कि साइड इफेक्ट्स उसके देखे गए हैं बच्चों में। हालांकि उसकी बात हम डॉक्टर दीपक से जरूर करेंगे, लेकिन अब जब स्कूल खोलने के बाद कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से पूर्णतः ऑनलाइन क्लासेस देखी जा सकती हैं? क्योंकि सुनने में अब यही भी आ रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, मांग ये की जा रही है स्कूल्स बंद किए जाए। जी हाँ कोमल, अभी जैसे मामले एकदम बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, वो भी बच्चों के लिए बढ़े। कि आपने देखा कि पंजाब से या छत्तीसगढ़ से जो शिकायतें हमें मिली हैं कोरोना वायरस की, कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा डर तो लगने लगा है कि कहीं द्वार से ये केसेस तो नहीं बढ़ जाएंगे, कि जैसे पहले सब कुछ खोल दिया गया था फिर एकदम केसेस बढ़े और फिर द्वार से बंद करना पड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं स्कूलों को भी हमें द्वार से बंद करना पड़े फिर ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाएं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस बेटर डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि आइज़ के लिए कितना बेहतर है कितना नहीं, और कितनी लिमिट तक हम स्क्रीन पर रह सकते हैं। जबकि जो MHRD की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी स्कूल क्लासेस नहीं ले रहा था, क्योंकि MHRD ने कहा था जो प्राइमरी सेक्शन है वो 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 40 मिनट्स का एक पीरियड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मिडिल सेक्शन है उनके 2 या 3 और सीनियर सेक्शन के 4 तक हो सकते हैं। लेकिन ऐसी गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं कर पा रहा था, कोई भी स्कूल किसी ने नहीं फॉलो किया। सब 5-5 घंटे या 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ये दिखाने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो हमें पूरी फीस आप दीजिएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में और भी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब पहली बार कोरोना संक्रमण हुआ था और उस समय जो क्लासेस स्टार्ट की गई थी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, वो लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट हुई थी। लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आई कि जिनके पास, कुछ तो पेरेंट्स के पास लैपटॉप नहीं थे, या घर में केवल एक ही मोबाइल थे या 2 मोबाइल थे। सारे लोग तो अमीर नहीं थे कि सबके पास 2-2 या एक एक्स्ट्रा मोबाइल हों या लैपटॉप्स हो। तो उस समय ये प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन में, कहाँ से हम बच्चों के लिए, जिनके पास 2 या 3 बच्चे थे, कहाँ से इन बच्चों के लिए हम लैपटॉप अवेल कराएं। तो एक प्रॉब्लम तो ये भी आई थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी कि उनको सबको अपने नेटवर्क के राउटर्स को इम्प्रूव करना पड़ा था। तो अपने प्लान चेंज किए, अपने रिचार्ज उन्होंने बढ़ाए, तो ये भी उनके ऊपर एक खर्चा आ गया था। तीसरा खर्चा एक और भी आया था कि जो पेरेंट्स दोनों ही अर्निंग थे, उनके साथ ये था कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम तो वो भी कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उनके बच्चे के साथ बैठेगा कौन? पापा बैठेंगे या मम्मी बैठेंगी? दोनों ही वर्किंग है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑनलाइन के साथ कि छोटे बच्चे स्पेशली वो बिल्कुल रुक नहीं पा रहे थे, और वो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रहे थे और डिस्टर्ब भी हो रहे थे। तो ये ऑनलाइन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नेटवर्क है, उसमें बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, लाइट की भी फ्लक्चुएशंस होती है, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। आप चलिए, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपने चार्ज कर लिया, लेकिन राउटर तो आपका लाइट से चल रहा है, और लाइट जाते ही वो बंद हो जाता है, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाती हैं। तो जो ऑनलाइन से एक तरह से मैं कहता हूँ कि एक कम्प्लीटली एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था पेरेंट्स को। उनको ये लग रहा था सिर्फ स्कूल जो है एक खाना पूर्ति कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन को नहीं मिल पा रही है। जो पूरी, जिनको सैलरी भी मिल रही थी, जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि जो सक्षम अभिभावक है वो फीस सबमिट करें, तो वो सक्षम अभिभावक भी ये कह रहे थे भाई हम किस बात की फीस पूरी फीस दें, हमें जो बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चे का होमवर्क नहीं चेक हो पा रहा, हमारे बच्चों को प्रॉपर टेस्ट नहीं मिल पा रहा, हमारे बच्चे को ठीक से हम लोग सुन नहीं पा रहे टीचर क्या बोल रही हैं। तो इस तरह से वो ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़े से ये लग रहा था कि नहीं, लेकिन कोई मतलब हमारी मजबूरी थी कि हमें ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन भी नहीं था, और हमारी मजबूरी थी कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे थे क्योंकि स्कूल हम भेज नहीं सकते थे। तो अभी ये है कि अभी थोड़ा सा एक डर ये है कि जो तीसरी लहर का एक
डरावना सीन क्रिएट कर दिया गया कि तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों के ऊपर होगी और बहुत भयानक होगी। सेकंड लहर को देखते हुए लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं कि वो चाहते हैं कि अभी हम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजें। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए सरकार को, और उसके बाद मुझे लगता है 1 सितंबर के आसपास तक डिसाइड करना चाहिए कि हमें स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। ठीक। डॉक्टर दीपक, मनोज जी ने जैसे कि कहा कि आपसे ही बेहतर जी। जानकारी मिल पाएगी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि कितना वक्त स्क्रीन के सामने बिता सकते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल खोले गए और बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कई जगह से कुछ तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस पे पूरी तरह से डिपेंड हुआ जा सकता है कुछ वक्त के लिए। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स की बात करें, उस ड्यूरेशन की बात करें, तो आपके अनुसार क्या ड्यूरेशन है? देखिए, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो आंख के डॉक्टर हैं, उनका जो रिकमेंडेशन है कि स्क्रीन टाइम पर डे 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहां तक अगर आप मानसिक रूप से बात करें बच्चों के लिए, तो लगातार प्रतिदिन 1 घंटा अगर हम स्क्रीन टाइम पे बैठ रहे हैं और विदाउट मॉनिटरिंग, और बच्चों को लगातार स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है और घर के अंदर बंद रह के, स्पेशली इन कंडीशंस में जहां पे और बच्चों से या और किसी तरह के एंटरटेनमेंट के साधन बच्चों के पास, खेलकूद के साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये उनके अंदर एक मानसिक अवसाद का कारण बनता जा रहा है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों ने अपने आप को चेंज किया है। स्पेशली मैं खुद भी एक अभिभावक हूं और मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, और हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट करते हुए जो ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल है उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और उन्होंने लगातार स्क्रीन टाइम पे बच्चों का बढ़ाने की बजाय उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप करी है जिसमें वो बच्चों के मॉड्यूल्स को अपलोड करते हैं, जिसमें बच्चा उसका प्रिंट आउट निकाल के बिना ज्यादा स्क्रीन पे बैठे हुए उन मॉड्यूल्स को प्रिंट आउट के फॉर्म में पढ़ सकता है। और उन्होंने उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बनाया है। मींस जो टीचिंग मॉड्यूल के पैरामीटर्स हैं ऑनलाइन के, जिसमें बच्चों को ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स, 1 वर्ड आंसर्स, डिटेल्ड आंसर्स, ये सारे पैरामीटर्स में उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, रादर देन उनको कि जिसमें स्क्रीन के सामने बैठना उनकी मजबूरी हो। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर सामने उनके अवेलेबल हो जा रहे हैं और बच्चों को उनके सामने बैठना 2 से ढाई घंटे या इवन 4-4 घंटे तक मैं देख रहा हूं कुछ क्लासेस में कि उनको स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है शायद शुरुआत में स्कूलों ने भी ऐसा समझा था कि ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने को उस हिसाब से चेंज नहीं किया। लेकिन ये हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन क्लासेस को लेके एक सेंट्रल मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि बच्चों की पढ़ाई, स्पेशली जो क्लास 1 to 5 है और 6 से 9 और 10 से 12, इसकी ऑनलाइन मॉड्यूल के क्लासेस के मॉड्यूल सेंट्रल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन बना के, जिसमें चिकित्सक भी शामिल हो, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी शामिल हो और जिसमें स्कूल पर्सनल भी शामिल हो, ताकि सारे एकेडमिक क्यूरिकुलम को शामिल किया जा सके एक ऑनलाइन सेंट्रल मॉड्यूल बनाने की। क्योंकि लगता है कि ये अभी स्थिति अगले 6 महीने साल भर तक और चलेगी, तो ये बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल, ये मॉड्यूल बनाना चाहिए और एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्कूल से खोले जा रहे हैं और बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसे में अब किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि कई जगह से कहा जा रहा है कि वापसी की जाएगी ऑनलाइन क्लासेस पे, स्कूल्स बंद करने चाहिए। वहीं यूपी में 16 अगस्त से स्कूल्स खोले जाएंगे। किस तरीके से, क्या रणनीति के साथ ये स्कूल्स खोले जाएंगे और साथ ही अन्य राज्यों से जो तस्वीर सामने आ रही, कैसे नियंत्रण किया जाएगा, ये फिलहाल वक्त बताएगा। इसी के साथ हमारे एक खास शो 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।